जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द ब्लैंकेट यूनिट 5। इसकी ट्रांसलेशन और समरी कर ली थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो होपफुली ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लेकिन अगर आप इसी तरह की एक स्टोरी देखना चाहते हैं तो एक इंडियन मूवी है बागबान, अमिताभ की है। उसको अगर देखें तो उस पे भी इसी तरह की स्टोरी है, बहुत ही जो कि एक अच्छी स्टोरी है। देखें, ब्रीज किसको कहते हैं? गस्ट को कहते हैं, हवा के झक्खड़ को कहते हैं। कोल्डली का क्या मतलब है? कूली या फ्रिजिडली। हारमोनिका, माउथ आर्गन या माउथ हार्प। नोट्स का क्या मतलब है? टून्स या साउंड्स। ट्यून का क्या मतलब है? मेलोडी या एयर। सपर किसको कहते हैं? डिनर, शाम के खाने को कहते हैं, इवनिंग मील को। विस्पर। अच्छा, ये जो सपर लिखा हुआ है, हम तो वैसे चार तीन खानों के नाम जानते हैं ना। ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, और दिन को लंच होता है, और शाम को डिनर होता है, रात को। लेकिन अंग्रेजों के पांच खाने होते हैं। उनका सुबह सुबह जो होता है वो ब्रेकफास्ट होता है, वो फिर 11 के करीब खाते हैं, उनका एक ब्रंच होता है। और वो 1-2 बजे खाते हैं, वो उनका लंच होता है। फिर वो सनसेट के करीब कुछ खाते हैं, उसको वो सपर कहते हैं। और डिनर जो होता है उनका लेट नाइट होता है। विस्पर का क्या मतलब है? मरमरा, मटर। तो आगे आपके कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, तो ये जरा देखते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस देखें। डू यू थिंक द एल्डर्स leave a lesson for the youngsters at every step they take? Elders, हाँ, elders often share valuable lessons through their actions, words, and experiences, though not necessarily at every step। ठीक है, बुजुर्गों के वो कहता है कि अक्सर वो छोटों के लिए विजडम छोड़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कदम पे ऐसा हो। Their wisdom, shaped by the life's challenges, offer guidance on values like respect, empathy, and the resilience। ठीक है, उनकी जो जो एक्सपीरियंस होता है इसी बेस पे ही वो सारा कुछ करते हैं। स्टोरीज लाइक द ब्लैंकेट ग्रैंड डैड्स स्टोइक एक्सेप्टेंस टीचेस पीटर अबाउट सेक्रीफाइस एंड लव। और ये स्टोइक किसको कहते हैं? यूं समझे, पेशेंस को कहते हैं। स्टोइसिज्म का क्या मतलब होता है? पेशेंस, जज्बात पे काबू पाना। और उसकी वो जो पेशेंस है वो पीटर को बहुत कुछ सिखाता है कि कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है मोहब्बत में। हाउएवर, lessons depends on the context and the younger generation's willingness to learn। लेकिन ये लोगों की विलिंगनेस के बारे में बताता है कि नई नस्ल कैसे सीख सकती है। What features do you think a good story should have? A good story should have a relatable character, a compelling plot, and clear theme or moral that resonates emotionally। ठीक है, उसके साथ ये सारी चीजें कनेक्टेड होनी चाहिए। इट नीड्स अ विविड सेटिंग टू इमर्स रीडर्स, मीनिंगफुल कन्फ्लिक्ट टू ड्राइव एंड टेंशन एंड सेटिस्फाइंग रेजोल्यूशन। ठीक है, symbolism like a blanket in the story and the concise dialogue enhance the depth, while a universal message ensures lasting impact। ठीक है, इससे फिर क्या होता है? जाहिर सी बात है, एक लास्टिंग इम्पैक्ट पैदा होता है। उसके बाद आपके वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चन है, वाई इज द ब्लैंकेट कार्ड द गोइंग अवे गिफ्ट? द ब्लैंकेट इज कार्ड द गोइंग अवे गिफ्ट बिकॉज द पीटर्स डैड gives it to a granddad as a farewell present for his departure to a government care facility. It symbolizes the granddad's forced exit from the family home, marking the end of his stay with them as dad prepares for a new life with his fiancée। ठीक है, तो वो बाप के लिए क्यों कहा गया है कि गोइंग अवे गिफ्ट? क्योंकि उसके दादा ने, उस लड़के के दादा ने छोड़ के जाना होता है, और उसका बाप उसको गिफ्ट कर रहा होता है। हमारे मुल्क में तो नहीं है, पाकिस्तान में, लेकिन बाकी मुल्कों में ओल्ड हाउस होते हैं जहाँ पे बूढ़ों को रखा जाता है। Why did both granddad and the boy not have a word to say? During their last evening, granddad and the Peter share a silent understanding of the pain of the separation। ठीक है, वो जुदाई का गम था दोनों को। Neither speaks after the harmonica playing because the weight of the granddad's departure and their emotional bond is too heavy for words, reflecting their mutual grief and acceptance। उन दोनों का जो गम था वो बहुत ही भारी था। दादा भी इस वजह से गमगीन धुनें बजा रहा था हारमोनिका पे, और बच्चे को वो उससे भी ज्यादा फील हो रही थी। Why does Peter's dad get angry with the girl he is going to marry? तो वो उसके साथ क्यों गुस्सा होता है जिस लड़की के साथ वो शादी करने जा रहा है? Peter's dad gets angry with his fiancée because of her cold, dismissive remarks about the blanket's cost and the granddad's need for a double one।
ठीक है, जब वो कहती है कि ये कंबल तो बहुत महंगा है, वैसे इस बूढ़े के लिए इतना बड़ा कंबल तो जरूरी नहीं है। हर insensitivity highlights her disregard for granddad's feeling clashing with dad's underlying guilt and love for his father। तो इससे उसकी इंटेंसिटी समझ आती है कि किस तरह से वो दादा का डिसरिगार्ड कर रही है, और फिर उसे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है। Why does Peter ask his father to cut the blanket in two? Peter asks his father to cut the blanket into two to make a powerful point. A single blanket is enough for the granddad being sent away, and the other half should be saved for dad when Peter sends him away in the future. This depicts dad's action, teaching him the moral consequences of his choice। इससे जो बच्चे को होता है, बच्चा जो होता है वो अपने बाप को एक सबक सिखाता है, यूं समझ लें। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑल थ्री पीटर, डैड एंड ग्रैंडडैड क्राई एट द एंड ऑफ द स्टोरी? Peter, Dad, and Granddad cry together because Peter's poignant suggestion to cut the blanket in half forces Dad to confront the pain of the sending Granddad away. This sparks mutual realization of their love and the mistake of the separation। इस चीज से उनको क्या फील हो रहा है कि ये बुरी बात है, उसके दादा को भेजा जा रहा है और सेपरेशन का गम है उनको। Granddad's gentle reassurance to Dad, combined with their shared grief and reconciliation, overwhelmed them emotionally, leading to the tears that affirm their deep familial bond। उसके बाद होता क्या है, तो वो अपना फैसला चेंज कर लेता है। इससे पता चलता है कि फैमिली का जो बॉन्ड होता है वो कितना मजबूत होता है। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन बिटवीन द पीटर एंड द ग्रैंड डैड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। Granddad and Peter sit outside after washing dishes, and Granddad offers to play his harmonica. Instead, he brings out the red and the black double blanket, praising its fine wool and warmth, calling a kind gift from Peter's dad for his departure। ठीक है, तो वो बजाय हारमोनिका बजाने के तो वो कंबल ले आता है, बताता है कि तुम्हारे बाप ने मुझे इतना अच्छा कंबल गिफ्ट किया। He tries to lighten the mood, saying the move to a care facility is his idea, और वो फिर उसे बताता है कि ये मेरा आइडिया है। Peter agrees it's a fine blanket, but hiding his sadness goes inside to get the harmonica। और वो फिर क्या कहता है कि बस हारमोनिका अंदर से ले आओ, बजाते हैं। Why was Peter's dad sending granddad away, and where to? Peter dad is sending the granddad to a government care facility for the elderly, described as a place with the other old men and the best of everything. The decision is influenced by his upcoming marriage to a woman who views granddad as an inconvenience, especially with plans for a new family and baby। तो वो क्या कहता है कि उस औरत को मसला आ रहा है कि उसके घर में बुजुर्ग ना रहे, इस वजह से वो उसको भिजवा देती है। उसके बाद देखें, गिव द रीजन ऑफ द गर्ल्स माइंड चेंज हु वाज मैरिंग पीटर्स डैड। तो उस लड़की के एहसासात कैसे चेंज होते हैं जो पीटर के अब्बू से शादी कर रही है। द फियांसी doesn't explicitly change her mind, her focus remains on the blankets। हाँ, वो देखें कहता भी है ना कि उस पे कि तुम इस बात को छोड़ दो, लेकिन उसका फिर भी फोकस वहीं पे होता है। ब्लैंकेट्स हाई कॉस्ट, कॉलिंग इट एक्सेसिव फॉर ग्रैंड डैड। और फिर भी वो कहती है कि जो भी बात हो तो लेकिन इस बूढ़े बुजुर्ग के लिए डबल कंबल की जरूरत नहीं है। हर कोल्ड materialistic comments provoke Peter's reaction, but there is no clear shift in her perspective as she leaves, still dismissing द नीड फॉर अ डबल ब्लैंकेट। ठीक है, उसके बाद वो फिर डिसमिस कर दिया जाता है इस चीज को। आप देखें वो तीनों रो रहे होते हैं एंड पे, लेकिन इस औरत को कोई पता नहीं है और ना इस तरह की कोई बात मेंशन की गई है। Was it a surprise when Peter asked his father to cut the blanket into two? Yes, the Peter's sudden demand to cut the double blanket in a half surprises both dad and granddad. His bold suggestion, paired with the statement to save the other half for Dad's future, shocks them into silence, highlighting the unexpected depth of the Peter's emotional response। ठीक है, वो कहते हैं कि पीटर तो 11 साल का है, उसके इमोशन इतना तेज नहीं हो सकते कि वो इतना अच्छा कोई मतलब बात कर दे।
क्यों? क्योंकि वो फिर क्या कहता है, 11 साल का बच्चा फिर यही कह देता है कि जब मैं अपने बाप को घर से निकालूंगा तो मैं यही दे के भेजूंगा। उसके बाद देखें, पीटर्स एटीट्यूड टुवर्ड हिज फादर एंड ग्रैंडफादर वाज अनयूजुअली लिबरेट। पीटर्स एटीट्यूड इज यूजुअली मैच्योर फॉर एन 11 years old, showing deep loyalty to the granddad through the quiet companionship and suppressed grief. Toward his dad, the harbors subtle resentment for sending granddad away, culminating in a sharp, vengeful suggestion to cut the blanket, reflecting insight and protectiveness beyond his years। ठीक है, तो उसका बाप देखें, पीटर्स का एटीट्यूड इस बात पे ही तो होता है कि ग्रैंड डैड, ये क्यों ऐसा काम किया जा रहा है कि बाबा को भेजा जा रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है, उसके ग्रैंड डैड को भेजा जा रहा है, तो उसने फिर यही कहा कि अगर मेरा बाप अपने बाप के साथ यही कर रहा है तो मुझे भी मेरे बाप के साथ यही करना पड़ेगा। What moral lesson about human relationship do you learn from this story? The story teaches, as you sow, so shall you reap, emphasizing that the reaction in relationships like dad's choice to send granddad away have consequences. Peter's warning about the future treatment highlights the need for empathy and valuing family bonds over the convenience or new priorities। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो फैमिलीज होती हैं वो किस तरह से चलती हैं और किस तरह से आप उनसे सीखते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी? किस तरह से आप नोट करते हैं? पीटर ग्रैपल्स विद द बिट्रियल एंड द ग्रीफ ओवर ग्रैंड डैड्स डिपार्चर। ग्रैंड डैड, अब उसके उस बच्चे को क्या दुख होता है कि ये क्यों मेरे दादा जा रहे हैं। ग्रैंड डैड मास्क्स हिज पेन ऑफ रिजेक्शन, प्रिटेंडिंग द मूव हिज इज हिज चॉइस। और उसका बाप फिर, उसका दादा फिर क्या करता है, वो कहता है कि मैंने खुद तुम्हारे बाप को कहा है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। डैड फेसेस गिल्ट फॉर प्रायोरिटाइजिंग हिज न्यू मैरिज ओवर फैमिली ड्यूटी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके बाप को भी ये एहसास हो जाता है कि ये तो मेरा बाप है जिसके लिए, जिसको मैं निकाल रहा हूँ, कम से कम मुझे बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। What sort of person is Peter's father? The Peter's father is well-meaning but indecisive, shown by gifting an expensive blanket, yet yielding to his fiancee's plier to send the granddad away। ठीक है, वो अपने बाप की इज्जत तो करता है क्योंकि वो कहता है कि बहुत ही महंगा मैं इसको कंबल दे रहा हूँ, बहुत कंबल, महंगे कंबल से उसने क्या ही करना है। ठीक है, तो the fiance's insensitivity alienates her, clashing with the family's emotional bonds and values। और फिर जो उसकी मंगेतर है उसको वो यूं समझे कि वो एक साइड पे है, उसका इस फैमिली इमोशंस में कुछ भी नहीं है। या तो दादा को दुख हो रहा है, या पोते को, या फिर पीटर के बाप को। What sort of a person is Peter father? पीटर्स फादर इज वेल मीनिंग बट इनडिसाइसिव। तो मेरे ख्याल में मैं पहले भूल गया हूँ, मैं फिर ऊपर वाली लाइन पढ़ गया हूँ, बहरहाल माजरत के साथ। ठीक है, तो ये उसके बाप के बारे में पढ़े। शोन बाई गिफ्ट, हाँ यहाँ से पढ़ना था। हिज गिल्ट सर्फेसेस हेजिटेंट defenses and silence after Peter's challenges, revealing a kind but flawed man who prioritizes his new life। लेकिन फिर वो क्या करता है कि अपनी उस लड़की के कहने पे बाप के साथ जो कर रहा होता है उसका डिसीजन वो चेंज हो जाता है। अगर देखा जाए तो बाय नेचर वो अच्छा है। उसकी बीवी जब उसे कह रही होती है उसके दादा को कि ये महंगा कैमल है, तो इस पे भी गुस्सा करता है। Examine how the author has developed and contrasted the points of the view of the different characters in the story। ठीक है, the critique the plot development with respect to different aspects of the story। The author contrasts Peter's perceptive grief, granddad's stoic acceptance, और उसका दादा ये क्या है, सबर से सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। डैड्स क्वाइट गिल्ट and the fiance's cold pragmatism through the dialogue and the action like the blanket symbolism। और फिर जो लड़की है उसको बड़ी, उसके कोल्ड जज्बात हैं, उसके सीने में जैसे दिल ही ना हो। The plot builds effectively with the emotional tension, using the serene setting and harmonica to deepen impact। ठीक है, और फिर वो देखें बेचारे, वो भी दोनों गम में, दादा कहता है मैं हारमोनियम बजाता हूँ। The resolution is cathartic, but the fiance's caricatured role and abrupt confrontation, pacing slightly lessen subtlety, though the moral shines clearly। ठीक है, उसके बाद जो लड़की का है
जो उसका कैरेक्टर हमें बताया गया है वो थोड़ा सा इमैच्योर है, उसको कोई एहसास नहीं है कि बुजुर्ग के साथ क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है टेक द राइट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वन। तो ये जो रेड हैं ये गलत हैं और जो राइट हैं ये क्या है, ग्रीन है। देखिए अ थिन ग्रे मून, तो थिन नहीं है, वाइट है यहाँ पे। द ब्लैंकेट वाज गिफ्ट फ्रॉम हिज डैड टू हिज ग्रैंड मदर, तो ये ग्रैंड डैड की बात हो रही है, दादा को घर से निकाला जा रहा था। द यंग मैन एंड द लिटिल बॉय वॉश अप द सपर डिशेज, ठीक है, यंग मैन नहीं था, वो ओल्ड मैन एंड द यंग बॉय था। ही wasn't the kind to cry and, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों राइट हैं, जो ग्रीन हुए हुए हैं। इधर देखें क्या गलती है, देयर वॉज अ लो साइलेंस, तो लो नहीं, यहाँ पे बिग साइलेंस आता है। उसके बाद वो आपकी ओरल कम्युनिकेशन है। उसके बाद इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस के क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। डू यू थिंक पीसफुल लिविंग डिपेंड्स ऑन केयरिंग फॉर द वैल्यूज, ठीक है, आप इस पे कितना बिलीव करते हैं। यस, पीसफुल लिविंग often relies on caring for values like respect, empathy, and the family bond, as shown in the blanket. The story illustrates how neglecting these values, such as dad's initial decision to send granddad away, disrupts harmonica. When the Peter challenges this, the family's reconciliation restores peace, suggesting that upholding values fosters understanding and emotional stability essential for a peaceful life। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पीसफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है कि रिश्तों की कदर की जाए। रिश्तों की अगर आप कदर नहीं कर रहे ना तो मेरे ख्याल में आप बहुत ही गरीब इंसान होते हैं। As you sow, so shall you reap. Do you agree? Yes, I agree with the moral as you sow, so shall you reap, as depicted in the blanket. Peter's suggestion to cut the blanket in half mirrored Dad's act of sending Granddad away, implying that the action have consequences. Dad's guilt and their emotional reconciliation show that the treating others with care or neglect shapes the future relationship, reinforcing that the idea that our deeds return to us. Okay? हाँ, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जो काम आप करते हैं वही आपको रिटर्न होता है। ये मेरे ख्याल में मैंने समरी वाले चैप्टर में भी ये बात डिस्कस की थी। तो एक बात याद रखें, कुदरत के दो कानून है यहाँ, एक शरीयत का कानून है और एक फितरत का कानून है। शरीयत के कानून में माफ़ी है, फितरत के कानून में माफ़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई गुनाह हो गया तो आप कहते हैं या अल्लाह माफ़ कर दे, फलां तस्बीह आप नवाफिल पढ़ते हैं, आप नमाजें पढ़ते हैं, तो शरीयत क्या कहती है, ठीक है आपको माफ़ कर दिया गया है। लेकिन इसके बरअक्स जो फितरत का कानून है उसमें माफ़ी नहीं है। अगर आप 10 साल शराब पीते रहे तो आपका जिगर ख़त्म होगा, ऐसा नहीं है 10 साल बाद आप माफ़ी करें, माफ़ी अल्लाह कहे कि नहीं ठीक है अब आपके जिगर गुर्दे वगैरह ठीक हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 20-30 साल सिगरेट पीता रहूं और फिर मैं कहूं कि या अल्लाह आप मेरे फेफड़ों का मुझे कैंसर हो गया तो ठीक कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। फितरत के कानून में माफ़ी नहीं है। तो ये पेरेंट्स के साथ आप जैसा करते हैं ना, ये फितरत का कानून है, आपकी फितरत को आपके बच्चे देखते हैं, वही चीज़ फिर होती है, इसमें कोई माफ़ी नहीं है। तो इसके बाद इन्फ्रेंस के बाद आपकी वोकेबलरी है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब द नाउन्स एंड प्रोनाउंस, प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर क्वालिटीज, स्टेट्स ऑफ बीइंग और क्वांटिटीज। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से है, जैसे कोई चीज़ होती है उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर देना, जो चीज़ नाउन के बारे में बताती है वो वैसे ही एडजेक्टिव होती है। डिस्क्राइब नाउन्स क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक, देखें रेड कार है या हैप्पी चाइल्ड है, ये उसकी स्टेट बता रही है, डिस्क्राइब कर रही है एज इट इज़ है वो। उसके बाद है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं, ये इस नेम से भी वाज़ेह है कि क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है। तो क्वांटिटी की बात हो रही है, इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, जैसे 3 डॉग्स या सम वाटर, ठीक है, ये क्या है, क्वांटिटी। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को जाहिर करना, शो करना। पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक नाउन, लेकिन दिस या दैट ये जो हैं दो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इन्हीं के दो प्लूरल भी हैं, दीज और दोज, ठीक है। ये नाउन है और दिस इसके साथ लगा हुआ तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद देखें पोजेसिव एडजेक्टिव है। शोज पोजेशन किसको कहते हैं, मलकियत को कहते हैं, किसी भी चीज़ का कब्जे को कहते हैं, ओनरशिप को कहते हैं। शोज ओनरशिप और पोजेशन। माई फोन, देयर कार, ये जो माई है या देयर है, देखिए पोजेशन बता रहा है, माई मेरी बता रहा है और देयर उनकी कार की पोजेशन की, उनकी क्या मलकियत है। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, व्हाट कलर है, हुज जैकेट है, ठीक है। अच्छा, यही जो होते हैं ये मेरे ख्याल में यहाँ पे इसने नहीं दिया हुआ,
ये जो इंट्रोगेटिव आया हुआ है यही रिलेटिव क्लास रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए मैं कहता हूँ हु यू आर, अब यहाँ पे हु जो है वो इंट्रोगेटिव है। अगर मैं यही सेंटेंस कहता हूँ आई नो हु यू आर, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, यहाँ पे ये रिलेटिव क्लास का काम दे रहा है। जब क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है तो इंट्रोगेटिव है, अदरवाइज कहीं दरमियान में इस्तेमाल हुआ है तो सिंपल है कि वो रिलेटिव है। उसके बाद इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट उस चीज को कहते हैं कि जब कोई भी चीज आपके पास क्लियर ना हो। एक तो फाइनाइट होता है ना, फिर एक इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट वही होता है कि जो क्लियर ना हो, अनस्पेसिफाइड हो, एनी पर्सन या सेवरल ऑप्शंस, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव, रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, ईच स्टूडेंट, एवरी, ठीक है, एवरीवन। अच्छा, ये ग्रुप तक होता है। जो इनडेफिनेट होता है, दोबारा सुने इस मिसाल को, जो इनडेफिनेट होता है वो उसके बारे में आपको पता नहीं होता। जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये किसी एक ग्रुप तक लिमिटेड हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ एनी पर्सन, ठीक है, अगर इसी को मैं कह देता हूँ एनी वन ऑफ ग्रुप, एनी वन फ्रॉम द क्लास, जब मैं किसी एक ग्रुप तक लिमिट हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये अब डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है। अब एवरी डे देखें, एवरी डे का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 डेज, हमें पता है कि 7 दिन ही होते हैं एक हफ्ते में। उसके बाद देखें कंपैरेटिव है, कंपेयर्स टू नाउन्स, बिगर हाउस है या मोर एक्सपेंसिव कार है। ठीक है, ये दो दो में, कंपैरेटिव हमेशा दो में आएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि मिनिमम दो चीज़ें हों। उसके बाद है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव ऐसा है जब आप हर चीज़ को किसी चीज़ के, हाँ, किसी एक चीज़ को हर चीज़ के ऊपर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। द बिगेस्ट हाउस, ही हैज़ द बिगेस्ट हाउस इन द सिटी। ठीक है। ही हैज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। ठीक है, तो जब आप सारे ग्रुप पे उसको प्रेफर कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, सुपरलेटिव। उसके बाद है प्रॉपर। प्रॉपर क्या होते हैं, जैसे चाइनीज कुजीन है, शेक्सपियरियन प्ले है। देखें ये चाइनीज और ये शेक्सपियरियन, ये क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, इनके बारे में कोई दो राय नहीं है, ये प्रॉपर ही है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, तो जो जो है इनके नीचे ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है और साथ साथ लिखा हुआ भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज़्यादा इस पे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, तो ये साथ साथ आप इसको पास करके देख सकते हैं। उसके बाद देखें कॉनोटेशन है वर्सेस डेनोटेशन है। कॉनोटेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, सी से कॉनोटेशन है और सी से कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। इसी तरह डी से डिक्शनरी मीनिंग है या डी से फिर डेनोटेशन है। ठीक है, कॉनोटेशन होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, और डेनोटेशन होता है कि डिक्शनरी में उस वर्ड का वैसे मतलब क्या होता है। अब देखें, कॉनोटेशन रेफर्स टू द पर्सनल एंड द कल्चरल मीनिंग्स इन एडिशन टू देयर प्राइमरी लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कि ये उसमें एडिशनल मीनिंग होते हैं जो उसके क्लियर मीनिंग नहीं होते। ठीक है। देखें, डेनोटेशन रेफर्स टू द प्राइमरी लिटरल मीनिंग आर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कि ये डिक्शनरी का मीनिंग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कॉनोटेशन और डेनोटेशन की। देखें, एक स्नेक है ना, सांप, तो आप अगर उसे कहते हैं कि आई सा स्नेक, तो यहाँ पे ये डेनोटेशन है कि एक टॉक्सिक एनिमल की बात हो रही है। ठीक है। अगर आप किसी दोस्त को कहते हैं कि माई फ्रेंड इज अ स्नेक, अब यहाँ पे इसके कॉनोटेशन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है कि आपका जो दोस्त है वो बड़ा टॉक्सिक है, वो बड़ा अनफेथफुल है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये कॉनोटेशन होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। उसके बाद देखें, कॉनोटेशन कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड नेगेटिव कॉनोटेशन। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डेनोटेशन इज नॉट दस क्लासिफाइड, डेनोटेशन का ये मकसद नहीं होता कि उसे पॉजिटिव या नेगेटिव समझा जाए। उसके बाद देखें, कॉनोटेशन कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है, हर कल्चर के अलग प्रोटोकॉल होते हैं, हर कल्चर की अलग सी मुखालफात होती हैं। डेनोटेशंस रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ द कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। अब ये हर जगह पे एक जैसे होते हैं, इसका मतलब मीनिंग नहीं बदलता। अब देखें यहाँ पे इसने वर्ड दिया है चीप। चीप की अगर डेनोटेशन मीनिंग देखें, लो इन प्राइस है, इसके लिटरल मीनिंग है। डेनोटेशन मीन डिक्शनरी मीनिंग। और इसी तरह अगर आप देखें कॉनोटेशन, इसका मतलब है नेगेटिव। आप कहते हैं ना कि ही इज़ अ चीप पर्सन या पुअर क्वालिटी या स्टिंजी। ठीक है। इसी तरह स्मार्ट को देखें, अगर इसकी डेनोटेशन देखें, हैविंग और शोइंग अ हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, ये डेनोटेशन है, इसके लिटरल मीनिंग है। और इसी तरह कॉनोटेशन देखें, कैन आल्सो मीन द स्टाइलिश और द फैशनेबल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक है। आजकल तो ये जो वर्ड स्मार्ट है ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों को चीट कर लेता हो आसानी से, कहते हैं ना कि वो अपनी स्मार्टनेस दिखा गया।
तो यहाँ पे देखें, फॉर ईच सेंटेंस चूज द वर्ड इन द parenthesis दैट बेस्ट फिट्स द context considering both denotation and connotation. The children were feeling very agitated during the wait for Sana. अब देखें यहाँ पे excited भी आ सकता है, ठीक है। अब agitated देखा जाए तो दोनों है, याद अगर क्योंकि बात बच्चों की हुई है, बच्चों की हुई है तो एक्साइटेड भी यहाँ पे आ सकता है कि बच्चे हमेशा खुशी होते हैं, लेकिन इंतज़ार में अक्सर एजिटेशन ही होती है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इस तरह था, अदरवाइज आप अपनी राय भी दे सकते हैं। द ओल्ड हाउस हैड अ वेरी डिक्रिपिट अपीयरेंस। एजेड होता है किसी इंसान के लिए, ठीक है, किसके लिए होता है, किसी इंसान के लिए, और डिक्रेपिट किसके लिए होता है, किसी बिल्डिंग वगैरह के लिए। The aroma of freshly baked bread filled the air with a pleasant smell. प्लेजेंट स्मेल का क्या मतलब, देखिए फ्रेश चीज की जो स्मेल होती है ना पकी हुई की, वो प्लेजेंट ही होती है, वो बुरी नहीं होती। द डिटेक्टिव गेव द सस्पेक्ट अ स्टर्न लुक। ठीक है, स्टर्न लुक होती है जब आप किसी पे शक की निगाह से देखते हैं। सवेयर का मतलब तो वैसे ही किसी को कोई शिद्दत पसंदी वाली आंख देखना। द एथलीट शोड ग्रेट परसेवरेंस या स्टबरनेस। स्टबरनेस कहते हैं किसी भी जिद्दी इंसान को ना, तो ये यहाँ पे ये आएगा इन कंप्लीट रेस, कि किस तरह से वो रहा। उसके बाद देखें प्रोवर्ब्स हैं। प्रोवर्ब्स ये मेरे ख्याल में पहले लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़े थे। ये ऐसे जुमले होते हैं जो मॉरल्स होते हैं जिनसे इंसान बहुत सीखता है। इजी कम इजी गो, जो चीज़ आपके पास आसानी से आती है वो आसानी से जाती है। इसके लिए एक सराइकी में मुहावरा है, चोरी का कपड़ा डांगे दे गाज। मतलब जब आपका कपड़ा चोरी का होगा ना, आपका अगर कपड़ा ही चोरी का है तो फिर आपको लगेगा कि जो गज है ना वो किलोमीटर का होता है, ठीक है। उसके बाद देखें, यू कैंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग अ फ्यू एग्स। ठीक है, अब देखें, अगर आप ये कहें कि जी अंडा हम तोड़ते नहीं है लेकिन हमने ऑमलेट बनाना है, कहते हैं ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। It is impossible to do something good or accomplish an important task without encountering some problems or making some sacrifices. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहें कि हवा में ही सारा काम हो जाए, तो पका पकाया हलवा आपको कहीं से नहीं मिलता। द फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट। ठीक है, इंसान की नेचर ही ऐसी है, जिस चीज़ से उसको मना किया जाए ना उसे लगता है कि वही सबसे अच्छी है। आप शुगर वाले मरीज को कहेंगे मीठा नहीं खाना, वो कहेगा नहीं जी मुझे तो तलब ही मीठे की होती है, इसके अलावा तो कोई चीज़ मुझे दिल ही नहीं करता। ठीक है, तो ये वही बात है, थिंग्स दैट आर प्रोहिबिटेड सीम वेरी अट्रैक्टिव आर डिजायरेबल। इफ यू स्क्रैच माई बैग आई विल स्क्रैच योर्स। ठीक है, अब देखें ऐसा ही होता है, जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपकी कोई करता है। इफ यू डू समथिंग टू हेल्प मी आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू। इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब टिप अगर आप आइसबर्ग को गूगल करें तो ये जितना नज़र आ रहा होता है तो ये 10% नज़र आ रहा होता है, ये 90% नीचे होता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये भी यही कह रहा है कि दिस इज जस्ट अ टिप। एज एवरीवन नोज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग इज विजिबल अबव द वाटर, द रेस्ट इज अंडर द वाटर। कि उसके बाद वो बहुत गहरा होता है। लर्न टू वॉक बिफोर यू रन। ठीक है, कि दौड़ने से पहले चलना सीखें। ऐसा नहीं है कि यकदम आप भागना शुरू कर दें। इसकी एग्जांपल देखें ज़रा। लर्न बेसिक स्किल्स बिफोर यू अटेम्प्ट टू डू समथिंग मोर डिफिकल्ट। बजाय इसके कि आप कोई मुश्किल काम करना शुरू कर दें, उससे अच्छा है कि पहले आसान काम करें। फॉर एग्जांपल, डोंट स्टार्ट टू लर्न इंग्लिश विद डिफिकल्ट सब्जेक्ट सच एज आर्टिकल्स और जेरेंट्स। ठीक है, आर्टिकल और जेरेंट को पहले पहले समझना शुरू कर ना कर दें। स्टार्ट विद द इजियर मटेरियल, स्लोली इंक्रीज योर नॉलेज एंड ग्रेजुअली वर्क टूवर्ड स्टडीइंग मोर डिफिकल्ट टॉपिक्स। पहले आपको नाउन का पता होना चाहिए, प्रोनाउन का पता होना चाहिए, उसके बाद जेरेंट्स वगैरह पे हैं, आर्टिकल्स पे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, देखें आप कुछ भी कर लें, जो चीज़ प्रायोरिटी रखती है ना, वो कहते हैं ना कि हम ताज हैं तो ताज को सर पर सजाएं लोग, हम खाक हैं तो खाक उड़ा देनी चाहिए। आप कभी भी, आप 100 रुपए की भी पगड़ी ले आए ना, पगड़ी हमेशा सर पे रखेंगे। आप 1 लाख रुपए का जूता भी ले आए उसे पाँव में ही पहनेंगे। उसकी निस्बत ऐसी है।
तो पगड़ी की हमेशा कदर की जाती है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे पहले करो भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे बाद में करें। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, कह देखें आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत बड़ा निवाला मुंह में ले लेते हैं, उसके बाद सारा मुंह इधर उधर हो रहा होता है। तो उतना ही मुंह में डालें जितना आप चबा सकते हैं, ये ना हो कि आप इतना मुंह में डाल लें कि आपका फिर जबड़ा ही काम ना करे। डोंट टेक वन मोर वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल एट वन टाइम। और इसी तरह लोग लोगों की जिम्मेदारियां ले लेते हैं लेकिन फिर उनसे काम होता नहीं है। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ठीक है, तो ये कहते हैं ना कि इलाज से एहतियात बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में आपको इलाज करना पड़े, इससे अच्छा है कि एहतियात करें। ठीक है, उसके बाद देखें द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। पहले आइए पहले पाइए वाली बात है। इफ़ यू अराइव अर्ली और डू समथिंग बिफोर अदर पीपल डू इट यू हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सक्सीडिंग। तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि आप ज़रा जल्दी कुछ पा लें। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ एन एंथल आर मोल हिल। ठीक है, कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बनाना, ये ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। डोंट मेक अ माइनर प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इनटू अ मेजर वन। डोंट एग्जेजरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्मॉल प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि आपकी बस जो सिग्निफिकेंस है, आप छोटे छोटे मसले को अगर आप पहाड़ बना देंगे तो सीधी सी बात है आपकी बाकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होगी। उसके बाद 12 देखें, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां पे आप दिल से कुछ चाहते हैं ना, वहां रास्ते भी निकल आते हैं। आपका कोई काम करने का दिल ना हो तो चाहे जितने भी रास्ते हों तो आप वो काम नहीं करते। ठीक है, देखें, इफ योर डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग इज स्ट्रांग इनफ यू विल फाइंड अ वे टू डू इट। आप उस काम को करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखिए हमेशा उसी काम में आगे जाएं, वही काम करें जिसमें आप अच्छे हैं। ठीक है, दिस इज मीनिंग ऑफ दिस इंग्लिश प्रोवर्ब इज दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन अदर, शो योर बेस्ट ट्रेड्स एंड क्वालिटीज। आप कोशिश करें जितना आप अच्छा कर सकते हैं, जितना अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है वो आपका हक है, आप उसे अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। इसके बाद देखें, द स्क्वीकी व्हील्स गेट्स द ग्रीस। अब देखें, द पर्सन हु कंप्लेन्स द मोस्ट or is most vocal about something that he needs is usually the one who receives help or attention। ठीक है, देखें आप, इसका मतलब क्या है, द स्क्वीकी व्हील्स गेट्स द ग्रीस। जो टायर आवाज कर रहा होता है ना, ग्रीस उसी को ही दी जाती है, ऐसे किसी टायर को कोई ग्रीस नहीं देता। मतलब आप अगर किसी मसले में हैं तो वो मसला लोगों को बताएं, जब तक आप बताएंगे नहीं उसका हल भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखें, अ रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मास। जैसे हम कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये वैसे आजकल प्रोवर्ब उर्दू वाला भी गलत हुआ है, हम धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का समझते हैं। एक कुत्ता होता था जिससे कपड़े धोते थे, डंडे नुमा होता था, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये प्रोवर्ब है, पर्सन हु इज ऑलवेज मूविंग नेवर लिविंग इन वन प्लेस वेरी लॉन्ग कैन नॉट बी सक्सेसफुल और मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, आप जब तक किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते तो आप नहीं कर सकते। वेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा देश। जब आप रोम में होते हैं तो रोमन जो जैसा करते हैं आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, प्रोवर्ब रेफर्स टू द पीपल हु हैव सिमिलर ओवरलैपिंग इंटरेस्ट एंड हाउ दे ऑफन टेंड टू बी फ्रेंडली और मे बी फाउंड टुगेदर। तो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि इसी तरह एक मिसाल है, गैरतमंद को गैरतमंद हजार मील से ढूंढ लेता है। ठीक है, आपने एक इनफॉर्मल सी इसी तरह की वोकेबलरी यूज़ की जाती है, शायद आपने ये मिसाल सुनी हो। ठीक है, तो ये वैसे मैंने गैरतमंद कह दिया, इसके लिए जो इस्तेमाल होता है हर कल्चर में डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेगैरत को बेगैरत हजार मील से भी ढूंढ लेता है। इसी तरह अच्छे को अच्छा भी हजार मील से ढूंढ लेता है। A stitch in time saves nine। ठीक है, अगर टाइम पे आप एक टांका लगा लें तो बाद में आपको 9 टांके नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी काम को शुरू में ही अच्छा कर दें, ये ना हो थोड़ा बहुत अगर वो गड़बड़ हो रहा है तो वहीं से ही ठीक करें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी दीवार एंड तक ले जाएं और फिर एंड पे कहें कि नहीं जी, पहले ही जहाँ से उसकी ईंट टेढ़ी हो रही है पहले वो सीधी करें। ब्यूटी इज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर।
ठीक है, कहते हैं कि जो खूबसूरती होती है देखने वाले की आंख में होती है, मंजर खूबसूरत नहीं होता। अब देखें, द इंग्लिश प्रोवर्ब रेफर्स टू द फैक्ट दैट एवरीवन सीज ब्यूटी डिफरेंटली एंड व्हाट इज अगली टू वन पर्सन मे बी ब्यूटीफुल टू अनदर। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के लिए एक जैसी हो। किसी के लिए जो एक चीज़ बहुत प्यारी हो सकती है, उसी के लिए दूसरे के लिए वो बदसूरत भी हो सकती है। दूसरे के लिए बदसूरत चीज़ किसी के लिए बहुत खूबसूरत भी हो सकती है। दोज इन ग्लास हाउसेज शुडंट थ्रो द स्टोन्स। ठीक है, तो कहता है कि जो शीशे के घर में रहते हैं, अच्छा नहीं है कि वो किसी के घर पे पत्थर फेंके, क्योंकि उनका अपना घर ही शीशे का है ना। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, द प्रोवर्ब रेफर्स टू द हिपोक्रेसी। ये मुनाफिकत के बारे में बताता है। इट मीन्स दैट यू शुडंट अक्यूज समवन ऑफ अ चार्ज दैट यू योरसेल्फ आर गिल्टी ऑफ। किसी भी उस बंदे को वो ना करें, उस चीज़ का ताना ना दें जो गलत काम आप खुद भी करते हैं। ये मेरे ख्याल में किसी कहीं का वाकया भी है, किसी बुक का, पता नहीं कहाँ का। तो एक बंदे से कोई गलती हो गई थी, तो उससे कहा गया था कि इसे कोई जिना हुआ था या कोई इस तरह का उससे इर्तकाब हुआ था किसी जुर्म का, तो सारे गांव ने कहा था कि इसे कत्ल कर दो। तो फिर उसने कहा था कि मुझे पहला पत्थर वही मारे, ठीक है, जिसने खुद ये काम कभी नहीं किया। तो फिर उस पे पत्थर किसी ने नहीं फेंका था। एब्सेंस मेक्स द हार्ट grow fonder. This proverb means that you tend to have a fonder memory and feeling about someone or something after they have been gone for a period. ठीक है, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। आपके से जो चीज़ चली जाती है ना, फिर आपके दिल में उसकी कदर भी आती है, जो आप चीज़ आपसे दूर चली जाती है। उसके बाद देखें, ये आपकी एक्टिविटी है, ये राइटिंग एक्टिविटी है। ये आपको क्लास में टीचर पढ़ा देंगे कि कैसे एक बिगर पिक्चर पे आप फोकस करते हैं, ओवरऑल क्वालिटी कैसे इंप्रूव करते हैं, रिफाइंड स्ट्रक्चर कैसे होता है, पैराग्राफ को कैसे देखना है, आपने इंडेंटेशन क्या होती है, यूनिटी ऑफ आइडिया, स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो आप कितने अच्छे अंदाज से देते हैं कि अगला बंदा कन्विंस हो जाता है। इनहेंस द लैंग्वेज एंड स्टाइल, और उसके बाद अपना लैंग्वेज और स्टाइल भी अच्छा करें। फैक्ट चेक एंड इंश्योर एक्यूरेसी, उसके बाद प्रूफ रीडिंग से ज़रा देख लिया करें कि जो चीज़ आपने लिखी हुई है वो ठीक लिखी हुई है। जनरल एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग टिप्स है, एक्यूरेसी है, ज़रा ग्रामेटिकल एरर चेक कर लिया करें। क्लैरिटी है, बाद अगर हम लंबे लंबे सेंटेंस लिखते जाते हैं, समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है, इसको भी चेक कर लिया करें। उसके बाद कंसिस्टेंसी है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होती है। ऐसा नहीं होता कि पहला सेंटेंस तो आप ठीक लिखें, आगे बात अल्लाह ही जाने। उसके बाद फ्लो के साथ लिखें कि आपके रीडर को कहीं पे भी ये मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। एडिटिंग फॉर द डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स, ये डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि कुल्हाड़ा, कैंची और ब्लेड, ये सारी चीज़ें काटने के लिए, कुल्हाड़े से आप बाल नहीं काटते और ब्लेड से आप दरख्त नहीं काटते। इसी तरह फार्मल राइटिंग अगर है, एकेडमिक पेपर, बिजनेस रिपोर्ट्स, तो इस पे ग्रामर पे फोकस करना है, अपने वोकेबलरी को भी देखना है। इनफॉर्मल राइटिंग में देखिए, ईमेल, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया, इसमें आपने कन्वर्सेशनल स्टाइल रखना है जिससे आप बात कर रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग, फिक्शन वगैरह में देखें, स्टाइल आपने देखना है कि किस तरह के रीडर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, कि किस किस ने पढ़ना है, उसके मुताबिक फिर आप अपनी वोकेबलरी यूज़ करें। हाँ, उसके बाद देखें, द वेदर वॉज टेरिबल yesterday, रेन poured डाउन ऑल डे मेकिंग इट impossible to go outside. It was so boring because I couldn't play with my friends. I ended up watching TV most of the day, which wasn't very exciting. ठीक है, what issue might an editor address regarding the overall structure of the paragraph? ये मेरे ख्याल में ये मैंने नहीं किया हुआ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको द फॉलोइंग पैराग्राफ, अच्छा ये देखें, इस पे भी, बहरहाल ये मैंने किया हुआ नहीं है, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसे एज सुन एज पॉसिबल अगर कर सकूं तो कर दूं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए, मैंने किसी हद तक इस वीडियो ने आपके लिए आसानी पैदा की होगी। थैंक यू सो मच।